बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जब ये महसूस किया कि वो दिलो जान से मेरे साथ हैं और मेरा साथ भी देंगे, तो मैंने कहा कि हाजी हमसे अपने दुश्मन को ख़त्म करवाने के लिए हमारी जानें हरगिज़ खतरे में नहीं पड़ने देगा और ना ही हमें इजाज़त देगा और ना ही ऐसा करने देगा। लिहाजा हमने ये काम हाजी के इल्म में लाए बगैर सर अंजाम देना है। हमारे लिए सबसे बड़ा मसला असलहा का हसूल है, तो इसके लिए मैं यूसुफ पटेल से रब्ता करके कोई बहाना करके हासिल करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उसकी और हाजी की आजकल नहीं बन रही। इसलिए अगर ये बताया कि गोखले को ख़त्म करने के लिए असलहा चाहिए, तो वह उसे हाजी का दुश्मन गर्दानते हुए हमें असलहा नहीं देगा। अब एक और मसला भी कि अभी तक मैं सिर्फ इसका नाम ही जानता हूँ, वो रहता कहाँ है, उसकी सिक्योरिटी कितनी है, लोकेशन क्या है, वगैरह वगैरह कुछ नहीं जानता। और ये सब भी किसी ना किसी तरीके से मालूम कर लूँगा, क्योंकि अंडरग्राउंड काम करने वालों में वो नुमाया है, लिहाजा उसकी मालूमात मिल जाएंगी। उसके मुतल्लिक एक बात ये मालूम हुई है कि वो आम अंडरग्राउंड काम करने वालों की निस्बत ज़्यादा तेज़, होशियार और चालाक है और बहुत मोहतात भी रहता है। उस तक पहुंचने के लिए हमें काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। दुनिया के हर मर्द की तरह औरत भी यकीनन उसकी कमज़ोरी होगी। कल्पना खूबसूरत भी है, जवान भी है और चालाक भी है। अगर वो हमारा साथ देने पर तैयार हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि हमारा उस तक पहुँचना बहुत आसान हो जाएगा। एक बार वो सामने आ जाए, तो फिर उसका बचना नामुमकिन होगा। पहले हमारी तरफ से फायरिंग होगी, क्योंकि इस मामले में जो पहल करता है वही कामयाब होता है। मैंने बात ख़त्म की तो कैसर बोला, इस काम के लिए कल्पना को राज़ी करना मेरी जिम्मेदारी है। जब से मैंने उसे बहन कहा है, वह मुझ पर बहुत ज़्यादा एतमाद करने लगी है। उसकी फितरत में भी मुहिम जोई है। आपकी भी वो बहुत ज़्यादा इज्जत करती है। जब उसको कहा जाएगा तो यकीनन वो इनकार नहीं करेगी। मैंने कैसर और नंबर 2 को उस मिशन के लिए बाकी साथियों से बातचीत करने और अगर सब रजामंद हों तो फिर मुझे आगाह करने का कहकर वहीद के साथ मालाबार वाले बंगले की तरफ चला गया। मैंने बातों बातों में हाजी से गोखले के ठिकाने का पूछा, तो हाजी बोला कि वह शिव जी पार्क के बिल्कुल करीब सुरह रंग के ऊंची दीवारों वाले बंगले में रहता है। मेरे मजीद पूछने पर हाजी ने बताया कि यह शख्स शुरू में मेरे पास काम करने के लिए आया था। मैं सांप पर तो एतबार कर सकता हूँ, मगर किसी हिंदू पर नहीं। मुझसे मायूस होकर यह छोटे छोटे ग्रोहों में काम करने लग गया। शेर की तरह निडर और लोमड़ी की तरह चालाक इस शख्स ने थोड़े ही अरसे में हिंदुओं पर मुश्तमिल अपना ग्रोह बना लिया। माली तौर पर मुस्तहकम हिंदुओं ने उसकी सरपरस्ती की और देखते ही देखते जेर ज़मीन काम करने वालों में नुमाया मुकाम बनाने में कामयाब हो गया। मैंने यूसुफ को कहा कि गोखले अभी इब्तदाई मराहल में है। अगर उसको लगाम ना डाली गई तो ये हमारे लिए दर्द सर बन जाएगा। यूसुफ तो खुद मुझे गिराना चाहता है, लिहाजा उसने मेरी किसी बात को अहमियत ना दी। बल्कि मुझे तो इतना पता चला है कि यूसुफ मुझसे माल खरीद कर गोखले को सप्लाई करता रहा है। अभी तक गोखले को बैरूनी ममालिक की मंडियों से माल खरीदने में कामयाबी नहीं मिली और वो अब भी यूसुफ से तुर्की से दरामदशुदा माल खरीदता है। मस्तान ने बताया कि गोखले भरे जिस्म का 40-45 साल के लगभग चालाक शख्स है और सर पर हमेशा उस तरह फेरे रखता है। किसी हादसे में उसकी बाईं आंख ज़ाया हो गई थी और वो इसलिए उस आंख पर स्याह पट्टी लगाए रखता है। सबसे अहम बात ये मालूम हुई है कि उसने बिल्कुल अपने जैसे दो हम शक्ल शख्स रखे हुए हैं, जो हर वक्त उस जैसा लिबास और स्टाइल बनाए रखते हैं। आम आदमी के लिए पहचानना मुश्किल है कि असल गोखले कौन है, लेकिन अगर गौर से देखें तो असल गोखले की बाएं हाथ की 6 उंगलियां हैं। जब मैंने बातों बातों में हाजी से इतनी मालूमात ले ली, तो उसे एहसास हुआ कि मैं गोखले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा हूँ। मैंने टालना चाहा तो वह बोला, अगर तुम गोखले को ख़त्म करने का प्लान बना रहे हो तो ये बात जहन से निकाल दो। मैं तुम्हें हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम मेरे पास मेरे मेहमान की हैसियत से हो और तुम अपनी जान खतरे में डालो। मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, हम खाली हाथ ये सब कैसे कर सकते हैं। हमारा असलहा तो कलकत्ता में तुम्हारे नुमाइंदे के पास है, फिर हम क्यों कर ऐसा कर सकते हैं। तब जाकर हाजी को यकीन आया कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। हालांकि असलहा के हसूल के लिए मैं वहीद और यूसुफ से हासिल करने का प्लान बना चुका था। मालाबार के बंगले में बातें करते हुए वक़्त गुजरने का एहसास तक न हुआ। शाम के ठीक 6 बजे हाजी के एक कारिंदे ने ड्राइंग रूम में आकर बताया कि गाड़ियां बिल्कुल तैयार खड़ी हैं। हम मुहाफ़िज़ों के साथ जोहे के बंगले पर पहुंचे तो 7 बज रहे थे। सेठ करीम 6 बजे से पहले ही वहां पहुंच चुका था।
हम ड्राइंग रूम में पहुंचे तो उसकी जान में जान आई। 2 बड़े ब्रीफ केसों में 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर और एक में 1 करोड़ 45 लाख भारतीय करेंसी साथ लाया था। सेठ करीम दोनों ब्रीफ केस मेज पर रखते हुए बोला, मस्तान सेठ, मैंने दुकान पर जाकर मजीद इन जवाहरात को परखा तो मुझे इनकी कीमत 4 करोड़ 40 लाख की बजाय 45 लाख लगी। लिहाजा मैं अब 4 करोड़ 45 लाख लेकर आया हूँ। ये सब हाजी के खौफ का कमाल था, जो सेठ 5 लाख ज्यादा ले आया। सेठ करीम अदायगी करके रुखसत हो गया और मजीद चंद मिनट खामोश रहने के बाद हाजी बोला, आज रात का खाना यही मंगवा लेते हैं। काम बंद होने की वजह से मैं मुसलसल मालाबार वाले बंगले में रहते रहते उकता गया हूँ। हाजी मस्तान ने अपने कारिंदे को बुलाकर कहा कि आज रात का खाना यहीं ले आए। हम बातें कर रहे थे कि मैंने अपनी जेब में सिगरेट निकालने के लिए हाथ डाला तो अचानक जेब में मुझे किसी चीज की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो मग और मोरंग कबाइल के 2 तकूने याकूत थे जिन पर खजाने का नक्शा कुनिंदा था। मैंने वो दोनों याकूत बाहर निकाले और हाजी मस्तान को दिखाए। दोनों कबाइल की दास्तान वो मुझसे पहले ही सुन चुका था। वो बड़े शौक से इन याकूतों को देखने लगा। मैंने उसे बताया कि इन पर जो लकीरें खुदी हुई हैं वो इस खजाने का नक्शा है और ये दोनों याकूत मुस्ततील शक्ल में रख दिए जाएं तो पूरा नक्शा बन जाता है। मस्तान इतनी दिलचस्पी और गहरी नजरों से उनको देख रहा था कि जैसे उसने ही इस खजाने का पता लगाया हो। मैंने मस्तान की इन याकूतों में दिलचस्पी को देखते हुए कहा कि मस्तान भाई, मेरी एक ज़रूरत है, लेकिन उसे बताने से पहले तुम्हें वादा करना होगा कि तुम वो मेरी ज़रूरत पूरी करोगे। उसने कहा कि मैंने कभी इनकार किया है? जो कुछ भी मेरे पास है सब तुम्हारा है। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करूँगा। मस्तान ने याकूतों को मुस्ततील शक्ल में रखते हुए कहा तो मैंने कहा कि अब तुम वादा कर चुके हो, लिहाजा मुकरना नहीं। ये दोनों याकूत एक गरीब भाई और एक मुखलिस दोस्त का तोहफा समझते हुए कबूल करो। मस्तान बेयकीनी और खुली आंखों से मेरी बात सुनकर मुझे देखने लगा। याकूत अब भी उसके हाथ में थे, लेकिन ये तो बहुत कीमती हैं और इनमें एक तारीख पोशीदा है। मस्तान ने इनकार करते हुए जवाब दिया, चाहे कितने ही कीमती क्यों ना हो, मगर तुम्हारी पुरखलूस दोस्ती के सामने पेच हैं और मैं तुम्हारे सामने कसम खाकर कहता हूँ कि अगर तुमने मेरा ये तोहफा कबूल ना किया तो तुम्हारे सामने फर्श पर फेंक कर अपने पाँव की एड़ियों से मसल मसल कर इन्हें रेजा रेजा कर दूंगा। मेरी तबीयत और जिद को तुम अच्छी तरह जानते हो। अच्छा भाई, तुम्हारा ये तोहफा बसद शुक्रिया मुझे कबूल है। एक तकलीफ और करना कि कल मेरा मुंशी तुम्हारे पास आएगा, उसको इन यकूतों की तमाम तफसील लिखवा देना ताकि इसे मैं याद करके अपने दोस्तों को ये दिखाते हुए कि इनके हसूल के लिए तुम्हारी बहादुरी और महारत के किस्से सुना सकूं। हाजी ये कहते हुए मेरे करीब खिसक आया और कहने लगा, इन याकूतों को देखकर और इनकी तारीख सुनकर ये बात कई बार मेरे लबों तक आई कि तुम ये याकूत मुझे फरोख्त कर दो, लेकिन तुम्हारे मिजाज को जानते हुए मैं अपने दिल की बात तुमको ना कह सका। शायद मेरे चेहरे से तुमने अंदाजा लगा लिया था कि ये याकूत मुझे कितने पसंद हैं। अब मैं इस दास्तान को मुकम्मल करने के लिए एक काम करता हूँ। उसने अपने करिंदे से कहा कि फौरन सेठ करीम से मेरी बात कराओ। सेठ करीम अभी अपनी दुकान पर जाकर बैठा ही था कि मस्तान ने कहा कि तमाम जवाहरात लेकर उसी बंगले पर फौरन पहुंचो। उसी फोन पर 2 मुख्तलिफ नंबरों पर कॉल करके हाजी ने गुजराती में कुछ बात की। 1 घंटे के अंदर सेठ करीम और 2 अनजाने लोग बंगले पर पहुंच गए। हाजी ने सेठ करीम को वेटिंग रूम में बैठने को कहा। वो दोनों अनजान आदमी एक एक ब्रीफ केस साथ लाए थे। हाजी को अपना अपना ब्रीफ केस देकर वो चले गए तो हाजी ने करीम को अंदर बुलाया। करीम बड़ा घबराया हुआ था। मस्तान ने उसे कहा कि वो उसे जवाहरात दिखाए। करीम ने बैग खोला तो हाजी ने कहा कि उसने जवाहरात सेल करने का इरादा तर्क कर दिया है, लिहाजा वो अपने रुपए ले और चला जाए। सेठ करीम को उसने नोटों से भरे दोनों ब्रीफ केस दे दिए। करीम पैसे लेकर वापस चला गया। मैं हैरान था कि जब मैंने सेठ के सामने जवाहरात मेज पर पलटे थे तो मस्तान ने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा था, लेकिन अब उसने सारे जवाहरात वापस क्यों मंगवा लिए हैं। हाजी मस्तान के चेहरे पर ऐसी खुशी दिखाई दे रही थी जैसे किसी बच्चे को उसका गुमशुदा या पसंदीदा खिलौना मिल गया हो। जवाहरात को बैग में डालते हुए हाजी बोला कि इन याकूतों के बगैर ये जवाहरात बेकार थे और जवाहरात के बगैर इन याकूतों की हकीकत यानी खजाने का कोई एतराफ ना करता, इसलिए मैंने दोनों को यकजा कर दिया है। अब दोस्तों को दिखाने के लिए याकूत और सबूत के तौर पर खजाना भी मेरे पास है और उन दोनों के साथ
तुम्हारी बहादुरी की दास्तान जिसे मैं फहरिया बयान कर सकूंगा। मैंने अपने कारोबारी ताल्लुक वालों से 3 करोड़ अमरीकी डॉलर और 1 करोड़ 45 लाख भारतीय करेंसी, जो इन ब्रीफ केसों में है, मंगवाई है। उतनी देर में खाना आ गया। मेरे लिए पुरतकल्लुफ खाना था, जबकि हाजी के लिए परहेजी खाना। खाना खाते हुए मैं सोच रहा था कि हाजी के पास इतना पैसा है कि वो दुनिया भर की खुशियां खरीद सकता है, मगर अपने लिए सेहत नहीं खरीद सकता। अल्लाह पाक ने जिन नेमतों से हमें नवाजा है, हमने कभी उन पर गौर ही नहीं किया और ना ही कभी शुक्र अदा किया है। अपने जिस्म के एक एक अज़ा को देखें और जिनके पास किसी एक अज़ा की कमी है उसको देखें और अपने मुकम्मल होने पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। दूसरे रोज़ मैं मस्तान से इजाज़त लेकर महमूद स्टूडियो के पास उन फ्लैटों में गया जहां पहली बार यूसुफ से मिला था। वो फ्लैट जनेट फिल्म एक्टर के नाम पर यूसुफ ने खरीदे थे। इस बार भी मुझे किसी ने ना बताया कि यूसुफ अभी तक वहीं रहता है या कहीं और शिफ्ट हो गया है। मेरे पास असलहा भी नहीं था जिसके बल पर मैं वहां से किसी से उगलवा सकता। मेरे साथ 2 गाड़ियां थी, एक में वहीद और मैं और दूसरी में मुहाफिज थे। मैंने वहीद को बताया कि मैं पहली बार यूसुफ को इन्हीं फ्लैट्स में मिला था और मैंने हाजी और यूसुफ की सुलह भी करवाई थी। वहीद बेख्याली में बोला, मगर यूसुफ अब यहाँ नहीं रहता। उसने मरीन ड्राइव ताजमहल होटल के करीब एक बिल्डिंग खरीद ली है, जिसके तीसरे फ्लोर पर वो खुद रहता है और निचली 2 मंजिलों में उसके मुहाफिज और कारकुन रहते हैं। मैंने वहीद से कहा, क्या तुम मुझे वो बिल्डिंग दिखा सकते हो? वहीद ने मरीन ड्राइव के पास से गुजरते हुए मुझे वो बिल्डिंग दिखा दी। वापसी पर मैं बम्बई गैरेज में गया और कैसर और नंबर 2 से पूछा, क्या तुम लोगों ने अपने साथियों से मिशन के मुतालिक पूछा है? तो दोनों ने कहा कि सारे साथी दिलो जान से राजी हैं। शायद उनके जहनों में यह बात हो कि अगर हमने मिशन में शमूलियत एख्तियार ना की तो जवाहरात से हासिल होने वाली रकम से उनको हिस्सा ना मिले। हालांकि मेरे जहन में ऐसी कोई बात नहीं थी। कैसर ने बताया कि कल्पना आपसे मिलना चाहती है। मैंने कल्पना को भी वहीं बुला लिया। वो रुहानसी हो रही थी। बोली, बम्बई सब के सपनों का शहर है और हम बम्बई में होते हुए भी कैदी वाले दिन गुजार रहे हैं। क्या बम्बई हम सब के लिए सपना ही बनकर रह जाएगा और उसे देख नहीं पाएंगे और किसी दिन आप यहाँ से रवानगी का कह देंगे? कैसर ने मुझे मिशन के मुतालिक बताया है। मैं पूरी दिलो जान से मिशन में शामिल और अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए तैयार हूँ। बस प्लीज आप हमें घूमने फिरने की इजाज़त दिलवा दें ताकि हम जहनी तौर पर फ्रेश हो सकें। वाकई मैंने अपने साथियों के मुतालिक लापरवाही बरती हुई थी। मैंने कहा कि जहां आप ठहरे हुए हैं यह कोई होटल नहीं है जहां आप जब चाहें बाहर जाएं, जब चाहें लौट आएं, और शांतिपुर वाला वाकया अभी पुराना नहीं हुआ, इसलिए एहतियात बेहतर है। मैं कोशिश करता हूं कि तुम लोगों को 3-3 की टोलियों में शहर घूमने भेजा जाए। साथ ड्राइवर भी होगा, उसी के साथ जाओगे और उसी के साथ वापस आओगे। ये कहकर मैं मालाबार वाले बंगले में लौट आया। रात के खाने पर मैंने हाजी से कहा कि मेरे साथी शहर घूमना चाहते हैं और मैंने उनसे वादा किया है कि 3-3 की टोली में ड्राइवर और गनमैन के साथ उनको शहर घुमाया जाएगा। हाजी ने हंसते हुए कहा कि तुम्हारा वादा जरूर पूरा किया जाएगा। मुझे ये कहकर हाजी ने अपने एक कारकुन को बुलाया और कहा कि इन सब के लिए गाड़ियों और ड्राइवर्स और गनमैन्स का बंदोबस्त करे। बांग्लादेशी फौजी तो बिस्तर से ऐसे चिपके हुए थे कि बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आरामदा बिस्तर, माहौल, अपुरतकल्लुफ खाना और घर की टेंशन और ड्यूटी की टेंशन से शायद उन्हें पहली बार निजात मिली थी और वह छुट्टी का हकीकी लुत्फ उठा रहे थे। खाने के बाद मुंशी आ गया तो मैंने मोरंग और मग कबाइल और खजाने के हालात लिखवाने शुरू कर दिए और वह गुजराती जुबान में लिखता जा रहा था। हाजी मस्तान भी पास बैठा था और ये वाकयात दोबारा सुन रहा था। मोरंग और मग कबाइल का जिक्र करते हुए मैंने हाजी मस्तान से कहा कि पिस्टल रखने की ऐसी आदत पड़ चुकी है कि इनके बगैर मैं खुद को अधूरा महसूस करता हूँ। क्या तुम मुझे एक पिस्टल उधार दे सकते हो? मेरे मुंह से यह लफ्ज निकालने की देर थी कि हाजी ने अपने मुंशी की तरफ देखा और गुजराती जुबान में कुछ कहा तो थोड़ी ही देर बाद 2 पिस्टल बमा 2 फालतू मैगजीन के एक कारकुन लेकर कमरे में दाखिल हो गया। दोनों पिस्टल ब्रिटिश कंपनी के बने हुए थे। मैंने एक पिस्टल और 4 फालतू मैगजीन उठाए तो हाजी ने कहा, क्या फिर हथेली में खुजली हो रही है जो चारों मैगजीन उठा लिए? मैंने हंसते हुए कहा कि अभी हो तो नहीं रही, मगर ना जाने कब होनी शुरू हो जाए, इसलिए हिफ्ज़े मातकदम चारों मैगजीन उठा लिए हैं। ये कहकर
میں حاجی کو شب بہر کہتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ کل لازمی یوسف سے ملوں گا۔ اگلی صبح 8 بجے میں حاجی سے ملے اور بتائے بغیر بنگلے سے باہر آ گیا اور ایک ٹیکسی پکڑ کر میرین ڈرائیو پہنچ کر ٹیکسی چھوڑی اور وحید کی بتائی ہوئی بلڈنگ کے سامنے پہنچ کر گھنٹی پریس کی۔ اندر سے کسی نے نیند بھری آواز میں پوچھا کہ کون ہو اور کس سے ملنا ہے۔ میں نے کہا کہ یوسف پٹیل سے ملنا ہے۔ اس نے پوچھا کیوں ملنا ہے؟ میں جانتا تھا کہ اس کے کرندے مجھے انہی سوالوں میں الجھا کر واپس بھیج دیں گے۔ میں نے غصے سے بھری آواز میں اسے 2-3 گالیاں نکال کر کہا، تم مجھے نہیں جانتے، باہر آؤ اور مجھ سے بات کرو۔ اگر تم نے اپنی بکواس جاری رکھی تو یوسف سے ملنے پر اسے تمہارے متعلق بتاؤں گا، اور وہ جو تمہارا حشر کرے گا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ میری اس دھمکی کا اس پر کافی اثر ہوا اور چند منٹوں میں ایک کالا سیاہ آدمی باہر نکل آیا، مجھے پہچاننے کی کوشش کرنے لگا اور مجھ سے بمبئی کے نیچے طبقے کی زبان میں میرا نام پوچھنے لگا۔ میں نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور کہا کہ یوسف کو جا کر بتاؤ، تمہیں کسی نے اتنا بھی نہیں سکھایا جو اس دھندے میں تجھ جیسے نہلے دہلے نام پوچھتے پھرتے ہیں۔ تھپڑ اور میرے لہجے سے اس کی نیند اڑ گئی اور خاموشی سے مجھے اندر لے جا کر ایک ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ میں نے صوفے سے ٹیک لگا کر سگریٹ سلگایا اور انتظار کرنے لگا کہ پردہ غیب سے کیا نکلتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سٹین گنوں سے لیس پوزیشن حالت میں 2 آدمی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے اور دروازے کے دونوں سائڈوں پر پوزیشن لے کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے جان بوجھ کر ان کی طرف سے لاپرواہی برتتے ہوئے اپنے دونوں پاؤں میز پر رکھے اور سگریٹ سلگا کر لمبے لمبے کش لینے لگا۔ چند ہی منٹوں بعد ایک شخص کمرے میں داخل ہوا جس کی شکل کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی ارے صاحب آپ یہاں کہتا ہوا میرے قریب آیا۔ صاحب آپ نے مجھے پہچانا؟ میں کھٹمنڈو میں حاجی مستان کے آدمی کے ساتھ آپ کو روپے دینے گیا تھا۔ اس کے اتنا کہنے پر مجھے یاد آ گیا کہ کھٹمنڈو میں مہاجروں کی حالت زار دیکھ کر میں نے فون پر حاجی اور یوسف سے ان کی امداد کے بارے میں بات کی تھی۔ 2 آدمی روپے لے کر میرے پاس پہنچے تھے اور روپے دے کر اسی روز واپس چلے گئے تھے۔ مجھ سے ہاتھ ملانے کے بعد وہ مجھے لفٹ کے ذریعے تیسری منزل پر لے گیا۔ مجھے ایک سجے سجائے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر وہ بولا کہ سیٹھ ساری رات کام کے سلسلے میں باہر رہا تھا اور صبح آ کر سویا ہے۔ میں ابھی اسے جگا کر آپ کا بتاتا ہوں اور آپ کے لیے چائے بھجواتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مسلح آدمیوں کو لے کر چلا گیا۔ اب چونکہ میں پہچان لیا گیا تھا اس لیے اب گارڈز کی ضرورت نہ تھی۔ چائے اور لوازمات سے نبرد آزما ہو کر ابھی فارغ ہی ہوا تھا کہ یوسف کمرے میں داخل ہوا اور مجھے گلے سے لگا کر کافی دیر لپٹا رہا۔ پھر میرے ساتھ ہی صوفہ پر بیٹھ کر مجھ سے خیر و عافیت پوچھی اور کھٹمنڈو سے پاکستان جانے تک کے واقعات پوچھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں وہی خلوص اور چمک تھی جو بمبئی میں گزشتہ قیام کے دوران دیکھی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ یوسف کے منہ پر کئی بار کوئی بات آ کر اٹک جاتی ہے تو میں سمجھ گیا۔ میں نے کہا کہ اپنے 13 ساتھیوں کے ساتھ چند دن پہلے یہاں پہنچا ہوں اور حاجی کے ہاں قیام پذیر ہوں۔ یہ سن کر وہ جل سا گیا۔ میں نے کہا میں ایک مشن پر ہوں کہ کسی ہوٹل وغیرہ میں قیام نہیں کر سکتا تھا۔ میں تمہاری تلاش میں محمود اسٹوڈیو والی بلڈنگ میں بھی گیا تھا مگر پتہ چلا کہ اب تم وہاں نہیں رہتے ہو، تو بہت تلاش کے بعد آج تم تک پہنچا ہوں۔